बेटा हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्डिंग क्लास देखा है आप लोगों ने मेरा, तो उसमें हमने क्या किया था कि फर्स्ट चैप्टर आपका जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमने कंप्लीट किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा थर्ड चैप्टर में हमने लगभग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट अभी स्टार्टिंग किया था, तो वो हमारा रिकॉर्डिंग जा रहा था बेटा और वो रिकॉर्डिंग ही जाता रहेगा, है ना। मैं सोच रहा हूँ उसको अब रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, वीकली 2 क्लास होगी बेटा, है ना, हर हफ्ते 2 क्लास होगी। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना, जेनेटिक्स बॉटनी में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बॉटनी का थर्ड चैप्टर है लगभग ये, है ना, प्रिंसिपल ऑफ inheritance and variation. Principles of inheritance and variation, है ना। बॉटनी स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी अगर तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा हम क्या करेंगे, जितनी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले तो, और आप जानते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल को, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। आज हम यही करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा टर्म है वो है बेटा हेरेडिटी। हेरेडिटी क्या होता है बेटा, है ना। हेरेडिटी मींस होता है बेटा सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, है ना। हेरेडिटी मींस सिमिलरिटी, है ना। तो हेरेडिटी की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ genetic characters or information from the parents to offsprings, from the parents to offsprings, और इसी को बोलते हैं बेटा like begets like। हेरेडिटी को क्या बोलते हैं बेटा हम, like begets like। like begets like मीन्स होता है बेटा जैसा पेरेंट्स वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग्स, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो भी सिमिलरिटी होगी उसको हम हेरेडिटी बोलते हैं, है ना। जैसे हम ह्यूमन के जैसा दिखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन के जैसा दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दिखते हैं, तो इस कैरेक्टर्स को बेटा हम बोलते हैं हेरेडिटी। मतलब those similar characters which are transferred from parents to offsprings called heredity। ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि हेरेडिटी किसको बोलते हैं। इसके लिए टर्म है बेटा एक लाइक begets like, ठीक बात है। दूसरा है बेटा वेरिएशंस, दूसरा है बेटा वेरिएशंस। वेरिएशन मींस क्या होता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन parents and offsprings, between the offsprings and difference between different individuals of same species। ये 3 लेवल है वेरिएशंस, है ना। बट एक्चुअल में वेरिएशन क्या लिखिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन, लिखो वेरिएशन में लिखो बेटा इट इज डिफरेंस बिटवीन two individuals of same species, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा हम एक इक्वेशन लिख दें यहां पर कि हेरेडिटी
हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस इज इक्वल टू इनहेरिटेंस। ठीक है ना, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, लेवल्स ऑफ वेरिएशंस, लेवल्स ऑफ वेरिएशन। तो 3 लेवल पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है बेटा, 3 लेवल। सारा टर्मिनोलॉजी आज देखेंगे, आज सिलेबस बहुत आगे बढ़े या ना बढ़े, सारा हम बेसिक चीज इसमें का देखने वाले हैं, है ना, ताकि आगे अच्छी तरह समझ में हमको आ जाए। तो वेरिएशन बेटा 3 लेवल पे होता है। पहला तो है बेटा बिटवीन, नंबर 1 बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। मतलब हम भी ह्यूमन है बेटा, हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन है, बट हम अपने मदर फादर से अलग है ना। हमको कोई भी देख के बता सकता है, मतलब फिजिकली आइडेंटिफिकेशन हमारा आइडेंटिफाइड हम कर सकते हैं। तो वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है बेटा, उसको हम भी क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन। सेकेंड लेवल है बेटा बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स। मतलब हम अपने भाई बहनों से अलग हैं, वो भी तो वेरिएशन है, अलग होते हैं। तो 1 लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया, मतलब कि एक ही पेरेंट्स के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बीच में भी डिफरेंस हो सकता है, वो भी वेरिएशन उसको हम बोल सकते हैं। तीसरा होगा बेटा डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल of same species। मतलब पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में हम सबसे अलग हैं, मतलब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है ह्यूमन, है ना, मेरे जो जैसा देखने में मैं हूं। तो आपको हेरेडिटी एंड वेरिएशन बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो लिख सकता है, चैट बॉक्स में जाके लिखो। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो लिख सकते हैं। थ्री पॉइंट्स मीन्स सर एक बार लाइक बिगेट्स लाइक को एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। और चलो फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा हम। बेटा हेरिडिटी मीन्स दोज कैरेक्टर्स which are similar to parents and offsprings। ठीक है, मतलब देखो बेटा, ये हम एक ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये ह्यूमन ही हो, है ना। इसके 2 बच्चे हैं, देखो, ठीक है, इसके 2 बच्चे हैं ऐसा। तो इनमें इन दोनों को देखने से ऐसा लगता है बेटा कि ये दोनों इसी के ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, है ना, मतलब इसी की प्रोजेनी ये दोनों है। तो वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से मिलता जुलता हो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी, ठीक बात है ना। और इसी सिमिलर कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं बेटा लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक, इसको बोलते हैं बेटा हम लाइक बिगेट्स लाइक। मुझे लगता है इसी का एक टर्म है, ये ग्रीक वर्ड है बेटा, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया चीज हो इसमें। हेरिडिटी को ही हम लाइक बिगेट्स लाइक बोलते हैं, मतलब दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर बिटवीन सिमिलर इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब किसी बच्चे ने बोला है कि ये 3 पॉइंट हम समझा दें, फिर से दोबारा देखो। वेरिएशन,
वेरिएशन मतलब आप एक बात बताओ क्या बेटा, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करना। समझ में आ गया? अच्छा देखो, वेरिएशन का मतलब ये हुआ बेटा कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सिमिलर हम पेरेंट्स है ना, हम पेरेंट्स को हमारे पेरेंट्स को आप देखो और मुझे देखो तो आप बता सकते हो कि मतलब डिफरेंस क्या है। बिल्कुल यूनिक है। कहा जाता है कि पूरे अर्थ पे हम यूनिक है बेटा, मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली देखने से हम यूनिक है, मतलब कि पेरेंट्स से भी हम डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट तो ही है। तो जो डिफरेंस है बेटा उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। और ये डिफरेंस 3 लेवल पे होता है। हम अपने माँ बाप से अलग हैं, ठीक है, पहला लेवल हो गया। दूसरा, हम अपने भाई बहनों से अलग हैं, मतलब टू डिफरेंस बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। हम अपने पॉपुलेशन में अपनी ही जाति के दूसरे लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट है बेटा, अपने ही जाति के दूसरे लोगों से डिफरेंट है। ह्यूमन पॉपुलेशन में हम डिफरेंट हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड लेवल, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ चुका होगा। हेरिडिटी एंड वेरिएशन समझ में आ गया है। जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय विलियम वैटसन, है ना। विलियम वैटसन ने बेटा जेनेटिक्स टर्म दिया था। और जेनेटिक्स है क्या है, लिखिए आप, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is a branch of biology that deals with it is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. It is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और आप जानते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, इसको भी इसी चैप्टर में हम और डिटेल देखने वाले हैं क्यों बोलते हैं, है ना। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम थोड़ा सा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ले, जो आप कई बार पढ़ चुके हो, है ना। कि बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म का क्या बनता है बेटा, क्लोन बनता है ना। मतलब इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, वेरिएशन ज्यादा इसमें नहीं होता। फिर जेनेटिक्स में इसको हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करने वाले हैं। और आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है। और उसका रीजन भी आप जानते हो बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स बनने के टाइम पे क्या होता है बेटा, मियोसिस होती है। और मियोसिस में क्या होगा बेटा, याद आया कुछ? मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए वो वेरिएशन कॉज करता है। तो इसी पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू those characters which are transferred from parents to offspring, इसको बेटा मेंडल ने दो नाम दिए। those characters which transfer from, यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा, those characters which are transferred from parents to offspring, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं बेटा, इसको डिस्क्रीट पार्टिकल कहा गया,
डिस्क्रीट पार्टिकल, है ना। और इसी डिस्क्रीट पार्टिकल को बेटा मेंडल ने क्या बोला था, इसी डिस्क्रीट पार्टिकल बेटा अकॉर्डिंग टू मेंडल उन्होंने इसी को फैक्टर बोला था, है ना, फैक्टर्स। और इसी फैक्टर्स को बेटा आज के लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं जीन, है ना। इसी फैक्टर्स को आज के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स बोलते हैं। तो सभी को वन बाय वन करके हम कनेक्ट करते चलेंगे, है ना। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है चैप्टर की, अभी कोई बहुत बड़ी चीज हमने बताया नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको एक तो पता चल गया बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसको डिस्क्रीट पार्टिकल कहा गया था। उस समय मेंडल के टाइम पे डार्विन ने इसको डिस्क्रीट पार्टिकल ही नाम दिया बोला था, और मेंडल ने इसको एक्चुअल में फाइनली फैक्टर्स का नाम दिया, फैक्टर्स का नाम दिया जिसको आज हम एलील या जीन के नाम से जानते हैं, ठीक बात है। चलो अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा और हम इनकी हिस्ट्री को देखते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं बेटा कि ये क्या थे, एक फॉर्मर फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, बिलोंग करते थे, और एक चर्च में फादर थे बेटा, है ना, एक चर्च में फादर भी थे ये, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। और मैथमेटिशियन कैसे थे और क्या क्या किए थे, मतलब मैथमेटिकली जेनेटिक्स को प्रूव करने की कोशिश कैसे की थी इन्होंने, ये भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं बेटा, है ना, इसी चैप्टर में देखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, चलो देखो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ था बेटा, बर्थ वो था 22 जुलाई 1822। थोड़ा वैसे बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रखोगे तो काम आएगा, है ना, हमको आगे समझाने में काम आएगा। कब इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा, 22 जुलाई 1822। प्लेस था बेटा ऑस्ट्रिया, है ना, प्लेस जो था बेटा वो था ऑस्ट्रिया, इन फार्मर्स फैमिली, एक बात है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो एक बुक लिखी थी उसको इन्होंने पब्लिश किया था बेटा, एक पब्लिश किया था लगभग 1856 में पब्लिश किया था। और मेंडल के बारे में एक बात बहुत बढ़िया मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि बेटा मेंडल के टाइम पे जो लोग थे वो मैक्सिमम गॉड पे विश्वास करने वाले लोग थे, बाइबल को मानने वाले ज्यादा लोग थे उस टाइम पे। तो और मेंडल भी क्रिश्चियन थे, है ना, चर्च में फादर थे। तो इन्होंने जो कुछ भी बताया उसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये अपना पेपर पब्लिश ही नहीं कर पाए, मतलब बहुत ज्यादा इनको अपोज किया लोगों ने, नहीं माना, इसीलिए अपनी बुक में अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख के चले गए। और जो आज हम लॉ ऑफ मेंडल पढ़ते हैं बेटा वो मेंडल ने नहीं बनाया था, ये भी जान के आपको ताज्जुब होगा, वो एक्चुअली कार्ल कोरेंस ने बनाया था, कार्ल कोरेंस ने बनाया था। और वो कैसे बनाया था, क्या किया था, वो भी आगे हम देखने वाले हैं। बट अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कई सारे प्लांट्स थे, इसमें कि एक प्लांट को चूज किया था इन्होंने, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो प्लांट चूज किया था बेटा वो था पाइसन सटिवम। एक प्लांट और था, कुछ प्लांट और थे बट उसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में पढ़ेंगे, पाइसन सटिवम। और जो इन्होंने बुक लिखी थी बेटा, एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है बेटा, लिखो, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ Broom and natural science of society। ये बुक का नाम है बेटा, बहुत लंबा नाम है, बुक का नाम लिख लो, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रूम, BRUNN एंड नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, है ना। इस बुक में इन्होंने लिखा था बेटा एक्चुअली
हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या? डिफरेंट क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो इस बुक में सारी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो लिख के चले गए थे। कोई मेंडल्स लॉ पब्लिश उस टाइम पे नहीं हुआ था। कब? इन 1856। ये जो है बेटा 1856 की बात है, 1856 में, है ना। और इसमें उन्होंने लिखा, इस बुक में मैंने लिखा क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक बात है, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, उनकी डेथ कब हुई थी बेटा? 1884 में मेंडल की डेथ हो गई बेटा 1884 में। डेथ जो है 1884 में हो गई। मेंडल्स लॉ नहीं बना था अभी तक। अब इसके बाद बेटा 3 साइंटिस्ट, है ना, 3 डिफरेंट प्लेस पे जो रहने वाले थे लोग, और 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, है ना, 19th सेंचुरी में अलग अलग रहने वाले 3 साइंटिस्ट इन 1900। कौन कौन से लोग थे बेटा? एक तो थे बेटा कार्ल कोरेंस, और दूसरा थे सेमार्क शेमार्क बोलते हैं। इरिच शेमार्क था नाम, फुल नाम लिखो तो भी ठीक है, या शेमार्क याद रखोगे तभी भी काम चल जाएगा, है ना। एंड ह्यूगो डी ब्रिज। देखो बेटा, ये 3 अलग अलग देशों के 3 साइंटिस्ट, ठीक 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 है ना। ये 3 साइंटिस्ट जो 3 अलग अलग देशों के, है ना। कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, ह्यूगो डी ब्रिज जो है हॉलैंड के थे, और ये थे ऑस्ट्रिया के। ये शेमार्क जो है ऑस्ट्रिया के थे, चाहो तो आप लिख सकते हो ऑस्ट्रिया। टी शेमार्क ऑस्ट्रिया के थे, कार्ल कोरेंस जो थे वो जर्मनी के थे, और ह्यूगो डी ब्रिज जो है वो थे हॉलैंड के, है ना। 3 अलग अलग जगहों पे लोग जो थे। मेंडल की जो ये बुक थी बेटा, उसको अच्छी तरह से रीड किया, बहुत अच्छी तरह से रीड किया, और उसमें से कुछ रूल्स बनाए हैं, है ना। मेनली जो लॉ ऑफ मेंडल्स जो हम पब्लिश हुआ था उस टाइम पे, और आज भी हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, वो दिया था एक्चुअली कार्ल कोरेंस ने। मतलब लॉ ऑफ मेंडल बनाने वाले कौन थे? कार्ल कोरेंस। बहुत ही ईमानदारी दिखाई इन्होंने, है ना। उस टाइम पे मेंडल का बहुत अपोज किया गया, इसीलिए वो अपना पेपर पब्लिश नहीं कर पाए थे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है मैंने। अब बेटा देखो, मेंडल क्या थे, क्या किया मेंडल ने कि पाइसम सटिवम मतलब कि पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इनके दिमाग में बात आई कहां से? ऐसे ही, मतलब आप जानते हो कि मंदिरों के पास, या मस्जिद जो है उसके पास, या चर्च है उसके पास बहुत सारा लैंड खाली पड़ा होता है। खाली क्या पड़ा होता है, उसी में वो लोग काम करते हैं, उससे जो इनकम होती है बेटा, उसी से वो सर्वाइव करते हैं, है ना। इसी के सभी के पास ट्रस्ट होता है ना। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, उसमें खेती बाड़ी करते रहते हैं लोग। तो चर्च के पास बहुत ज्यादा जमीन थी बेटा, है ना। उसमें अपना कई तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, क्रॉप ग्रो की जाती थी। तो ऐसे ही मटर का उन्होंने देखा, उनका ध्यान गया कि कुछ मटर के प्लांट्स जो है हाइट में बहुत बड़े हैं, सीड्स को उन्होंने सेम ही ग्रो किया था। कुछ
की हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ की बहुत छोटी है, कुछ में फ्लावर्स जो है ब्राउन कलर का, सॉरी वायलेट कलर के हैं, कुछ में फ्लावर्स व्हाइट कलर के हैं बेटा, उसका पॉट का शेप डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट है, तो उनके दिमाग में बात आई कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने कहा क्या किया बेटा, सेलेक्ट किया, मतलब ऐसा नहीं कि केवल पी प्लांट में ही उन्होंने वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने वीट में भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने पता नहीं बीन में भी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व तो बहुत सारे प्लांट्स में किया, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पाइसम सटिवम पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया बेटा। ऐसा क्यों किया उन्होंने, है ना, गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उन्होंने जो चूज किया था बेटा वो था पी प्लांट, है ना, गार्डन पी प्लांट। रीजन क्या था इसका लिखना है आपको, रीजन्स, रीजन में बेटा पहला रीजन हम लिखेंगे ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम आसानी से खुद चाहें तो पॉलिनेशन करा सके इजीली, मतलब उसका स्टेमन हम आराम से तोड़ सके और पॉलिनेट करा सके, ठीक है ना। आपको पता है बैगिंग और इमस्कुलेशन, मैंने आपको बताया है बैगिंग क्या होता है और इमस्कुलेशन क्या होता है बेटा। इमस्कुलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, और स्टेमन को बेटा कवर अप कर देना किसी पेपर से, उसको हम बोलते हैं बेटा बैगिंग, ठीक है। तो इमस्कुलेशन और बैगिंग के लिए भी ये फ्लावर जो होता है पी प्लांट का बहुत ही आसान होता है, हम आसानी से वो कर सकते हैं काम। दूसरा, जो एनुअल प्लांट हो या एक साल में उसकी 2 या 3 क्रॉप हम ले सके, है ना, प्रोजेनी को देख सके, और नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ज्यादा प्रोड्यूस हो सके, और वेरिएशंस ज्यादा हो, वेरिएशंस ज्यादा हो बेटा, तो दीज आर द रीजन, है ना, जिसमें कि मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट को। तो पहला आप लिख सकते हो बेटा, इट इज अ एनुअल प्लांट, बेटा बोर्ड में लिखने को आता है, ये जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सीबीएसई बोर्ड के लिए, है ना। इट इज अ एनुअल प्लांट, इट इज एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब जानते हो कि एक साल के अंदर अंदर लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेता है बेटा। दूसरा है लाइफ साइकिल जो इसकी होती है एनुअल प्लांट में भी, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ होती है बेटा। अब 3 to 4 मंथ है तो हम आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लंबा इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। 3 to 4 मंथ इसकी लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि बेटा हम इजीली इमस्कुलेशन और बैगिंग कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज और है कि जो टी प्लांट होता है बेटा उसका फ्लावर डाई एडल्फस होता है, डाई एडल्फस फ्लावर। डाई मींस टू बेटा, एडल्फस एडल्फी, है ना, मतलब कि 2 बंडल में इसका एंथर होता है बेटा, समझ रहे हो। स्टैमेन जो होता है बेटा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एंथर और फिलामेंट, ठीक है ना, एंड्रोसियम पूरा 2 बंडल में होता है, और वो होता है बेटा 9+1 के फॉर्म में, मतलब कि 9 एक जगह और 1 एक जगह, तो इसीलिए हम डाई एडल्फस फ्लावर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेमन इसका डाई एडल्फस होता है। नेक्स्ट और फोर्थ रीजन होगा बेटा, ये होता है स्मॉल हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट, है ना, छोटा प्लांट है तो जल्दी ग्रो कर जाएगा बेटा, स्मॉल हर्बेसियस प्लांट है, और बहुत सारे सीड्स एक ही बार में प्रोड्यूस कर सकता है। तो पांचवा हो जाएगा प्रोड्यूस मेनी सीड्स,
पर जनरेशन मतलब एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमको उसको ग्रो करने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट बेटा, छठवां होगा, देयर इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आर अपीयर। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो प्लांट देखो पूरा लंबा ही होगा, मतलब या तो टॉल होगा नहीं तो ड्वार्फ होगा, मतलब बीच वाला ऐसा कोई कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होता है इसमें, जो ना तो टॉल हो ना ही ड्वार्फ हो। ठीक है ना। नो एग्जांपल लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, या टॉल ही होगा नहीं तो ड्वार्फ ही होगा। तो दीज आर द रीजंस जिससे कि मंडल ने ई प्लांट्स को सेलेक्ट किया बेटा। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया यहां तक? गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। लक्ष्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, अब हम बेटा लिखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम लिखेंगे बेटा सारे कैरेक्टर्स, वो सारे कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, है ना। तो पहला कॉलम में लिखेंगे बेटा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स लिखेंगे बेटा। दूसरे कॉलम में लिखेंगे, अब आप घबराना मत, है ना, परेशान मत होना कि सर आपने लिख दिया और समझाया ही नहीं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, चलो नहीं समझाया तो क्या हुआ, आप लोगों को 10th में तो पढ़ा ही है, अभी जल्दी ही पढ़े हो, 4-6 महीने पहले याद तो होगा कि डोमिनेंट किसको बोलते हैं और रिसेसिव किसको बोलते हैं। अभी के लिए मतलब 10th वाला जो 10th के अकॉर्डिंग जितना जानते हो उसी से काम चलाओ, फिर मैं आपको समझाता हूं कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ना। तो इसमें लिखेंगे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसमें लिखेंगे बेटा रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। पहला कैरेक्टर हम लिखते हैं यहां पर हाइट ऑफ प्लांट, है ना, मतलब कि प्लांट का लेंथ। ठीक है, प्लांट का लेंथ। तो इसमें डोमिनेंट होगा टॉल और रिसेसिव क्या होगा बेटा ड्वार्फ। या तो प्लांट बौना होगा या तो बहुत लंबा होगा, दो कैरेक्टर आपने देख लिए। दूसरा है बेटा सीड कलर, ये पहला है, 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा। अब ये दूसरा है इसमें सीड कलर। अब सीड कलर में कॉटिलेडॉन का कलर है ना, कलर ऑफ कॉटिलेडॉन। और कॉटिलेडॉन आप जानते हो बेटा, कॉटिलेडॉन जानते हो, जब हम टेगमेन और टेस्टा को रिमूव करेंगे बेटा तो जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन। तो मोनोकॉट और डाइकॉट, कॉटिलेडॉन नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन के बेस पे हम फाइंड करते हैं बेटा। सीड कलर मतलब कि एक्चुअली सीड का कलर नहीं बल्कि वो कॉटिलेडॉन के कलर की हम यहाँ पे बात करते हैं। और ये जो होता है बेटा वो डोमिनेंट होता है इसका येलो, और रिसेसिव होता है बेटा इसमें ग्रीन, है ना। सीड कलर येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ठीक बात है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटा इसका सीड शेप, थर्ड वन इज सीड शेप। सीड शेप में जानते हो राउंड और रिंकल्ड, अगर आपको याद होगा तो डोमिनेंट होगा इसका बेटा राउंड, और रिसेसिव क्या होगा बेटा रिंकल्ड। अब राउंड और रिंकल्ड का क्या मतलब है बेटा, देखो जैसे कि ये सीड है बिल्कुल राउंड है,
और रिंकल्ड सीड का क्या मतलब है? रिंकल्ड सीड का मतलब बेटा कुछ इस तरह से हो, है ना, बिल्कुल स्मूथ ना हो, ऐसे बिल्कुल सर्कुलर ना हो। रिंकल्ड सीड और राउंड सीड, सीड का शेप हो, समझ में आ गया आपको। इसके बाद है बेटा पॉड कलर, फोर्थ वन इज पॉड कलर। पॉड कलर में अगर आपको याद होगा, 10th का याद होगा बेटा, तो हमने आपको बताया था, पढ़ा होगा आपने पॉड कलर में कि ग्रीन और येलो, मतलब यहाँ इसका उल्टा होता है, उधर ग्रीन है इधर येलो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ वैसे, इसमें हो जाएगा पॉड कलर में बेटा ग्रीन इधर और येलो इधर लिखेंगे, ठीक है। पॉड कलर में डोमिनेंट ग्रीन होता है बेटा और रिसेसिव येलो होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, यहाँ पे येलो डोमिनेंट है, यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है, ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी दिमाग में मत लाना है ना, कुछ भी मत लाना, क्योंकि अभी सारा समझाना बाकी है ना। अभी तो हम केवल आपको बस ये इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको याद कर सको। अभी क्यों और कैसे का जवाब अभी मिला नहीं है हमें, अभी लेंगे, है ना, सारा डिटेल पढ़ेंगे इसको। पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर हो गया 1 2 3 4 5, पॉड शेप। पॉड शेप में बेटा, पॉड शेप का मतलब क्या हो, पॉड मतलब कि मटर की फली, ऐसे जो मटर की फली होती है वो होता है ना। पॉड, पॉड शेप में बेटा इनफ्लेटेड डोमिनेंट होता है, इनफ्लेटेड। अब इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसमें जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ, ये मटर की फली है, एक देख लो बेटा, ये है मटर, ठीक है। अब इनफ्लेटेड का मतलब ये है बेटा कि ये बराबर है, ठीक, देख रहे हो। और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होगा कि अगर ये मटर है बेटा तो ऐसा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं देखो समझाता हूँ आपको। ये देखो ऐसे, मैं ऐसे अपना हम ऐसे किया हूँ फिस्ट, फिस्ट ऐसे किया हूँ, तो देखो फिस्ट में ये ऐसे थोड़ा सा आउटग्रोथ है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप बन गया है, फिर आउटग्रोथ है, फिर ग्रुप बना, फिर आउटग्रोथ, मतलब यूं यूं चल रहा है, ठीक है ना। तो मटर की फली जो है दो तरह की होती है, एक का बेटा बिल्कुल बराबर होता है, उसको हम इनफ्लेटेड बोल रहे हैं, देखो बराबर है, और दूसरा यूं होती है फली, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इनफ्लेटेड डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड, डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद है बेटा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर मैं ऊपर लिख दूं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे बचा हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ फ्लावर कलर। फ्लावर 6 होगा ये, फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है बेटा इसमें ओवर व्हाइट। वायलेट या पिंक भी किसी का होता है, तो ये दोनों डोमिनेंट होते हैं बेटा किसके ऊपर, व्हाइट के ऊपर, है ना। वायलेट और पिंक डोमिनेंट ओवर व्हाइट। अब फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में बेटा एक्सियल डोमिनेंट, एक्सियल डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल आपको पता है, ठीक है ना। टर्मिनल का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे कोई फ्लावर हो, और एक्सियल का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्सियल में ब्रांच के बीच में या लीफ के बीच में फ्लावर हो, तो ये हो गया एक्सियल फ्लावर और ये हो गया टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर, फ्लावर्स डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर्स। तो ये 7 कैरेक्टर्स हो गए बेटा, और इनके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। अब ये डोमिनेंट है इसके ऊपर,
ये आपको अभी तो मैं चलो बोल सकता हूँ चलो याद कर लेना, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद ना आपको यूं ही याद हो जाएगा। ये आपको इतनी बार यहाँ पे मैं बोलूंगा डोमिनेंट और रिसेसिव कि वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक्चुअल में अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा कि एलील क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और ट्रेट्स क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? गुड, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये लाइव क्लास है, मतलब फिजिकल क्लास होती तो अभी तक हम पता नहीं कहां तक आगे बढ़ चुके होते, तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। अब पूरा जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से जानते होंगे इस बात को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिपीट करेंगे उसको। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो है बेटा एक सेल है, सिंपल सेल है ये, अभी न्यूली बॉर्न सेल है, जस्ट अभी अभी डिवाइड होकर के ये बनी है ना। ठीक है, फिर से ये डिवाइड किया इसमें फिर से डिवीजन हुआ बेटा, और इसने दो सेल बना लिए, एक ये और एक ये। इसका हम नाम दे रहे हैं बेटा, ये ए है और ये बी है। ठीक बात है। अब ये ए सेल जो है बेटा, ए सेल सपोज ये रेड कलर की हो गई, ये रेड कलर की हो गई बेटा, और ये जो है ग्रीन कलर की हो गई। मान लो, ऐसे मान लो आप कि आफ्टर डिवीजन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है बेटा, सेल डिफरेंशिएशन आप पढ़ा है, आपने पढ़ा है। मतलब क्या? Differentiation is the process in which a normal cell converted into particular tissue or organ is called differentiation। आप जानते हो इस बात को। तो हम मान लेते हैं बेटा कि ये सेल डिवाइड किया इसने और दो सेल बनाया, और आफ्टर डिफरेंशिएशन ये रेड कलर की हमको दिख रही है और ये ग्रीन कलर की दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ है, इस बात पे ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बेटा, ये जो ए सेल है, ये ए सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये है न्यूक्लियस बेटा। इस न्यूक्लियस में रेड कलर का जीन होगा, रेड कलर को अपीयर कराने के लिए बेटा पर्टिकुलर जीन होगा, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। और ये जीन कहां पे मैंने बताया कहां पे है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। और जीन बना किसका होता है बेटा? डीएनए का बना होता है। सिंपल में है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज मैंने बताया नहीं। ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में जीन है जो रेड कलर अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल सी बात है। अब इस जीन ने क्या किया बेटा? आरएनए बनाया, मतलब इस डीएनए ने एक कॉपी बनाया आरएनए की, और ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक बात है। अब जब साइटोप्लाज्म में आया बेटा, तो साइटोप्लाज्म में ये मैसेंजर आरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स इसने प्रोटीन्स बनाए। प्रोटीन, ये प्रोटीन बना दिया। मतलब ये जो जीन है रेड कलर का, वो न्यूक्लियस में बैठा हुआ है बेटा डीएनए के फॉर्म में। ठीक बात है। इसी जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाया, और वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसने ऐसी प्रोटीन बनाई जिसका कलर कैसा है? रेड है। इसका कलर कैसा है? रेड है। तो ये पूरी की पूरी सेल कैसा हो गई बेटा? रेड कलर की हो गई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक बात है। मतलब इस सेल का जो कैरेक्टर डिसाइड किया गया बेटा, ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ
प्रोटीन्स के कारण डिसाइड किया गया। और वो बनाने वाला कौन था बेटा? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ जीन। जीन बाहर तो नहीं आता, वो प्रोटीन के थ्रू कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवा देता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक बात है। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पे ग्रीन कलर की प्रोटीन बन गई, यहाँ पे ग्रीन कलर की प्रोटीन बन गई, तो फिर क्या होगा? ये ग्रीन कलर का दिखने लगेगा सेल, ये रेड कलर का दिख रहा है और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो हमें बात ये समझ में आ गई बेटा कि किसी भी सेल का जो कैरेक्टर होता है बेटा, वो ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन बनाया जाता है बेटा, वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? जीन बनाता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम कैरेक्टर की बात करें तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया? कलर इन सेल्स का, कलर ऑफ सेल, कैरेक्टर वो बोलेंगे उसको। अच्छा, अब कैरेक्टर में जो दो ट्रेट है वो है रेड और ग्रीन। तो कैरेक्टर और ट्रेट देखो क्या चीज होता है, कैरेक्टर और ट्रेट। जैसे हम बोले कि बेटा स्किन कलर एक कैरेक्टर है, हम आपसे बोले कि स्किन कलर क्या है बेटा? एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं। देखो, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, सांवला हो सकता है, और पता नहीं हम नाम क्या दें, कितने कलर स्किन में हो सकते हैं। तो एक कैरेक्टर के बेटा मोर देन वन ट्रेट हो सकते हैं। ट्रेट और कैरेक्टर दोनों को बेटा हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नली देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेट किसको बोलते हैं और कैरेक्टर किसको बोलते हैं। ट्रेट किसको बोलते हैं और कैरेक्टर किसको बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। बताओ जरा, तो ट्रेट और कैरेक्टर समझ में आ गया बच्चों? जैसे कि मान लो अभी हमने फ्लावर पोजीशन में देखा था, एक एक्सियल है और दूसरा टर्मिनल है। तो फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर हो गया, एक्सियल और टर्मिनल दो उसके ट्रेट हो गए बेटा। सर आई कलर के भी ट्रेट होते? बिल्कुल होते हैं बेटा। ब्राउन कलर आईज, ब्लैक कलर है ना, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू है ना, नीली आंखों वाली, सुना होगा है ना, वो सारा पढ़ेंगे हम अभी, घबराओ मत। भूरी आंखों वाली वाला जो भी हो, तो उसमें भी ट्रेट होते हैं बेटा, बहुत सारे ट्रेट हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के मोर देन वन ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेट और कैरेक्टर दो ही चीज मैंने अभी आपको बताई है, अभी एलील की बात मैंने नहीं की है। ट्रेट और कैरेक्टर, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो आप कैरेक्टर में पहले लिखो, कैरेक्टर हेडिंग दो और लिखो, आप लिखो कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में लिखिए इट इज अ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर में इट इज अ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हेडिंग दो ट्रेट। अब एक चीज और समझा दें हम आपको, देखो लेंथ एक कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ उसके दो ट्रेट हैं। लेंथ एक कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ उसके दो ट्रेट हैं, और ये बाहर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस दोनों होते हैं, ट्रेट भी और कैरेक्टर भी। तो ट्रेट में लिखिए, ट्रेट में लिखो बेटा डिटेक्टेबल, DETECTABLE, डिटेक्टेबल variant of characters,
डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इन ब्रैकेट लिख लेना 14 इन पी प्लांट, 14 होते हैं ना 14, क्यों 7 डोमिनेंट और 7 रेसेसिव। ये 14 जो ट्रेट, ये 14 जो देख रहे हैं हम, क्या है बेटा, ये ट्रेट्स हैं। देयर आर 14 ट्रेट्स इन पी प्लांट। अभी हमने देखा 7 + 7 14 हो गया बेटा ट्रेट्स इन पी प्लांट। अब हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग दो फैक्टर्स, जो मेंडल ने बोला था फैक्टर्स। फैक्टर्स में लिखिए डिस्क्रीट पार्टिकल, इट इज अ डिस्क्रीट पार्टिकल। फैक्टर्स में बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स passed from parents to offsprings, which passed from parents to offsprings, parents to offsprings। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स, ठीक बात है ना। नेक्स्ट लिखो जीन, जीन लिखो, जीन में लिखिए इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी तो जीन के बारे में दूसरा डेफिनेशन इनकी लिखेंगे हम अगले चैप्टर में ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसको सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। अभी के लिए बस समझने के लिए लिख लो जीन में इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which responsible for inheritance, which responsible for inheritance। मतलब कि क्या हुआ, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, वेरिएशंस भी और हेरिडिटी भी, दोनों को मिला के इनहेरिटेंस बोलते हैं हम, ठीक बात है। नेक्स्ट हेडिंग जो बेटा एलील्स, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका, नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा एलील्स, ALLELES। और बेटा एलील्स को समझाने के लिए कम से कम मिनिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, है ना। इतना आसान नहीं है एलील आपको समझ में आ जाए। एलील और ट्रेट में बच्चे बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास में आते ही हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम एलील के बारे में बताएंगे, है ना। अगर मैं भूल जाऊं तो आप क्लास स्टार्ट होने के पहले ही आप याद रखना, क्लास स्टार्ट होने के पहले ही आप बता देना मुझे सर आपने एलील के बारे में बोला था समझाने के लिए, है ना, एलील बताने के लिए पहले बोला था। अगर मैं भूल जाऊं तो, वैसे भूलूंगा तो नहीं, ठीक है ना, तब जाके आगे की कहानी समझ में आपको आएगी, क्योंकि एलील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना एलील को समझे मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है बेटा।